हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज शशांक पांडे। इस सेशन में हम लोग फेट ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग कवर करेंगे अर्ली डिलीवरी, कैंसलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड इसके साथ में हम लोग ऑल 6 क्वेश्चन, जो भी 6 क्वेश्चन हमारे करिकुलम में दिए हुए वो सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड मेनली ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है। उसका मेन रीजन है कि बेसिक्स थोड़े से जगह पे नहीं होते। एंड हियर वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स, ठीक है। एक बार बेसिक समझ में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और मैं बेसिक इस तरीके से समझाऊंगा कि आपकी एग्जाम में कैलकुलेशन की स्पीड बढ़े, ठीक है। चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद द बेसिक्स। वी ऑल अंडरस्टैंड फॉरवर्ड फ्यूचर्स क्या होता है एंड साथ में फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है। सो दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एंड दिस यू हैव टू मेक श्योर। नाउ लेट्स सी, एक पर्टिकुलर टाइम t0 पे एक इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, ठीक है, मैं एग्जांपल इंपोर्टर के साथ में शुरू करूंगा, देन एक्सपोर्टर पे लेके जाऊंगा। इंपोर्टर हमेशा याद रखना, इंपोर्टर को हमेशा करेंसी बाय करनी पड़ती है, ठीक है, एंड एक्सपोर्टर को हमेशा करेंसी सेल करनी पड़ती है। इसका सिंपल एग्जांपल, क्योंकि इंपोर्टर ने कहीं से सामान खरीदा होगा, अब डॉलर में पेमेंट करना है, इसके लिए वो बाय करेगा। एक्सपोर्टर ने कहीं पे सामान बेचा होगा, उसको डॉलर में पेमेंट मिलेगा, इसलिए वो कहीं पे सेल करेगा। सेल किसको करेगा, बाय किसको करेगा? ये बाय एंड सेल होगा बैंक, ठीक है, या आप डीलर भी बोल सकते हो, ऑथराइज डीलर, एडीज, ठीक है। इन्हें बाय या सेल करना पड़ता है। बट ये सेल या बाय जो करना है, इंपोर्टर का एग्जांपल अगर लेके चल रहे तो बाय करना है, ये अभी बाय नहीं करना है, बाय करना है एट टाइम tx, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ले लेते हैं हम लोग tx, एंड मान लेते हैं ये 3 महीने का पीरियड है। क्या हो रहा है यहाँ पे? इंपोर्टर ने सामान इंपोर्ट किया, अब वो उसकी टेस्टिंग करेगा और 3 महीने बाद में उसको पेमेंट करना है, ठीक है। तो पैसा डॉलर कब लगने वाला है? 3 महीने बाद में लगने वाला है। सो डॉलर लगने वाला है 3 महीने बाद, करेंसी फ्लक्चुएशन की रिस्क है, इसलिए उसने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? रिमेंबर, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर 1 लाख, ठीक है। किससे कॉन्ट्रैक्ट किया होगा ये? इसने किया होगा कॉन्ट्रैक्ट बैंक से, ठीक है। बैंक से कॉन्ट्रैक्ट किया, याद रखना इंपोर्टर बैंक से बाय करने वाला है। मैं थोड़ा साइन चेंज कर देता हूं सो दैट आपको बाय की फीलिंग प्रॉपरली आ जाए, और फिलहाल के लिए एक्सपोर्टर को मैं हटा देता हूं, ठीक है। सो इंपोर्टर जो है वो बाय करने वाला है बैंक से, मतलब बैंक क्या कर रहा होगा? उसी पॉइंट पे बैंक सेल कर रहा होगा। बैंक सेल कर रहा होगा, ठीक है। सो बैंक ने सेल किया होगा, सेल एज इन फॉरवर्ड सेल किया होगा $1 लाख का, और इंपोर्टर ने फॉरवर्ड बाय किया होगा $1 लाख का। यहां तक के पिक्चर एकदम क्लियर है। वैसे ही हम लोग एक्सपोर्टर का एग्जांपल ले सकते हैं। एक्सपोर्टर क्या करेगा? सेल करेगा। सो एक्सपोर्टर 3 महीने बाद में सेल करना चाहता है फॉर एनी रीजन, लाइक 3 महीने बाद ही क्यों, तो कुछ भी रीजन हो सकता है, बट वो 3 महीने बाद में सेल करना चाहता है। तो आज t0 पे उसने 3 महीने बाद का एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है विथ हुम? बैंक। एंड वो बैंक के लिए एक्सपोर्टर सेल कर रहा है, मतलब बैंक बाय कर रहा होगा। नाउ जब भी बैंक के पास में ये कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे इंपोर्टर 3 महीने बाद में बाय करने वाला है $1 लाख, तो बैंक अपनी जेब से नहीं देता $1 लाख, बैंक इंटरबैंक मार्केट से खरीदता है। ये आपका इंटरबैंक मार्केट, ठीक है। तो बैंक इंटरबैंक मार्केट से खरीदेगा, एंड उस टाइम पे मतलब 3 महीने बाद में $1 लाख इंपोर्टर को प्रोवाइड कर देगा। इंपोर्टर बाय कर रहा है। अब एक चीज याद रखना, बैंक भी उस टाइम पे, मतलब इसी t0 पे, अपना फंड सिक्योर करने के लिए, $1 लाख मिले ये सिक्योर करने के लिए आज ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा विथ हुम? इंटरबैंक मार्केट के साथ में। सो ये भी 3 मंथ्स का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? ये भी बाय का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, बाय डॉलर 1 लाख। अब बैंक के एंगल से सोचो, बैंक ने इंटरबैंक मार्केट से $1 लाख खरीदा और इंपोर्टर को दे दिया। अब इंपोर्टर ने बैंक से बाय कर लिया। अब बैंक के लिए एक यूनिक सिचुएशन है। बैंक यहां पे बाय कर रहा है इंटरबैंक मार्केट से, और सेल कर रहा है किसे? इंपोर्टर को, और इंपोर्टर बाय कर रहा है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में भी यही होगा,
ठीक है, बार बार यही बाय सेल चलेगा. सो ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में. नाउ सी हियर, यहां तक के पिक्चर क्लियर है. अगर मान लो ये इंपोर्टर इस पर्टिकुलर डेट पे T1 पे जाता है बैंक के पास में और बोलता है कि मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मुझे डॉलर खरीदने थे, मुझे पे करना है किसी और को, तो आप आज मुझे दे दो एट T(x) या T3 मंथ्स भी ले सकते हो आप. सो 3 महीने बाद जाके उसी दिन जाके प्रॉपरली बोल देता है कि मुझे चाहिए. सो बैंक क्या करेगा, ऑब्वियसली बैंक ने ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है ये 3 मंथ्स वाला. सो बैंक इंटरबैंक मार्केट से खरीद लेगा और इंटरबैंक मार्केट से जो खरीदा हुआ डॉलर है वो इंपोर्टर को प्रोवाइड कर देगा. ठीक है, सो बैंक ने इंपोर्टर को सेल किया है, इंटरबैंक मार्केट से बाय किया है. अब यहां पे देखो क्या होता है. इंटरबैंक मार्केट बिड आस्क कोट करेगा. फॉर नाउ लेट्स अज्यूम बिड आस्क जो कोट किया हुआ है वो 80.10 एंड 80.20. ठीक है, एंड दिस इज रुपीज एंड ऑब्वियसली पर डॉलर. ठीक है, सो 80.10 80.20 हमें सबको पता है कि बिड इज लाइक बाय, सेल आस्क इज सेल. सो 80.10 एंड 80.20. 80.10 इज अ बाय का रेट, 80.20 इज अ सेल का रेट. बट किसके लिए? इंटरबैंक मार्केट के लिए, क्योंकि इंटरबैंक मार्केट ने कोट किया हुआ है. तो इंटरबैंक मार्केट ने जो कोट किया हुआ है वो रेट इंटरबैंक का रेट हुआ. तो जब ये बैंक सेल करने के लिए इंपोर्टर को इंटरबैंक मार्केट से बाय कर रहा है, मतलब इंटरबैंक मार्केट क्या कर रहा है? सेल कर रहा है. मैं सब्जी वाले से सब्जी खरीद रहा हूं, मतलब सब्जी वाला बेच रहा है. ये हमारा सब्जी वाला, हम बैंक है. ठीक है, सो हम खरीद रहे हैं डॉलर, मतलब वो बेच रहा है, तो वो रेट कौन सा लगाएगा? आस्क का, 80.2 का. ठीक है, नाउ सी हियर, ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है 80.10 एंड 80.20, जो ये 10 पैसे का डिफरेंस है, ये 10 पैसे का डिफरेंस हो गया स्प्रेड फॉर इंटरबैंक मार्केट. एंड जो ये बैंक है, डीलर जो है, वो अपनी मार्जिन लोड करेगा इसमें, एंड मार्जिन लोड करने के बाद में दिस विल बिकम अ बैंक का रेट. ठीक है, नाउ सी हाउ इट डिफर्स. हम फॉर नाउ अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज लाइक 0.10% मार्जिन लोड करने वाला है. तो आपको क्या याद रखना है, जब भी इस टाइप की मार्जिन लोडिंग होगी तो बिड में से 0.10% माइनस हो जाएगा और आस्क में से 0.10% प्लस हो जाएगा. ठीक है, सो बिड में से माइनस करना है, आस्क में से प्लस करना है, सो दैट बिड आस्क का जो स्प्रेड मिलेगा बैंक को वो ज्यादा बड़ा मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट बैंक अर्न करना चाहता है. ठीक, नाउ सी, इसका एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं. $80.10 माइनस 0.10% इज इक्वल टू 80.80 लिख लेते सिंपल. ठीक है, सो आपका बिड हो गया 80.00 एंड आस्क कितना आएगा? हमें इसका कोई काम नहीं है फिलहाल. ठीक है, आप स्ट्रेस आउट मत करना, ये बहुत मेसी लग रहा है. एंड देन 80.20 में हमें 0.10% को ऐड करना पड़ेगा. दिस इज 80.280. ठीक है, सो ये अभी फिलहाल सिचुएशन है. सिचुएशन क्या है? इंटरबैंक मार्केट से बैंक फॉरवर्ड में या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो कि ये परचेस कर रहा है, एंड परचेस करने के बाद में इंपोर्टर को दे रहा है, एंड ये रेट अप्लीकेबल है इस पर्टिकुलर केस में. ठीक है, सो ये रेट अप्लीकेबल हो गया. अब यहां पे एक चीज के ऊपर फोकस करना, जब ये इंपोर्टर प्रॉपरली उसी टाइम पे पहुंच जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा दोनों के बीच में, द डीलर एंड बिटवीन इंपोर्टर, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. अब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग फेट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जो डिस्कस करते हैं वो किस लिए डिस्कस करते हैं? ये मान के कि ये इंपोर्टर उस दिन नहीं पहुंचा, उस दिन अपनी डिलीवरी लेने के लिए नहीं पहुंचा, और अब नखरे दिखा रहा है. अब नखरे कौन कौन से दिखा सकता है? पहले तो बोल सकता है कि थोड़ा जल्दी पैसा चाहिए. इंपोर्टर है, इंपोर्टर को पैसा चाहिए, वो मान लो 2 महीने में ही आ गया और बोल रहा है कि मुझे थोड़ा अर्ली पैसा चाहिए, थोड़ा सा क्लीन वाला. T0 ये हमारा 3 मंथ्स है, ये हमारा मान लो 4 मंथ्स है. यहाँ पे
आपके इंपोर्टर एंड इंपोर्टर ने इस डेट पे अर्ली डिलीवरी रिक्वेस्ट कर दी। अर्ली डिलीवरी क्यों रिक्वेस्ट की है? पैसा जल्दी चाहिए, ठीक है। मान लो इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया, जल्दी पैसा देना चाहते हैं तो ठीक है, जल्दी पैसा दे रहा है। अब ये जल्दी पैसा देने के लिए अर्ली डिलीवरी लेना पड़ेगा। तो मान लो ये 2 मंथ्स का टाइम है, दिस इज 2 मंथ्स, एंड ये दूसरे महीने में ही आ जाता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कब का हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट है हमारा 3 महीने बाद का, ये दूसरे महीने में ही आ गया, बोले पैसा दो, ठीक है। यहां पे आपका बैंक, तो वो 2 महीने में बैंक क्या बोलेगा कि ठीक है आज पैसा चाहिए ना, स्पॉट में खरीद लो। आपको $1 लाख चाहिए, स्पॉट में खरीद लो। और बिड आस्क रेट जो चल रहा है अभी इस पर्टिकुलर दिन से 80.25 एंड 80.45, तो कौन सा रेट लगेगा? जल्दी दिमाग में आना चाहिए, बैंक सेल कर रहा है तो बैंक का आस्क रेट लगेगा, ठीक है, बैंक ही रेट लगा देगा। अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्या करना, मतलब आइडियली इस पर्टिकुलर डेट पे यहां पे तो ये भाई साहब निकल लिए अपना $1 लाख जो उनको चाहिए था वो लेके निकल लिए। अब ये जो 3 महीने है ना, 3 महीने जब खत्म होने वाले तो उस पर्टिकुलर डेट पे एक पर्टिकुलर सेटलमेंट करना पड़ेगा। सो अब यहां पे कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो एक्चुअल में कोई कैंसिलेशन नहीं होता है, दिस इज स्क्वेयरिंग ऑफ, ठीक है। हमेशा फॉरवर्ड फ्यूचर्स के केस में आप स्क्वेयरिंग ऑफ करते हो, देयर इज नो मैकेनिज्म टू कैंसिल कि कॉन्ट्रैक्ट लिया फाड़ के फेंक दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो स्क्वेयरिंग ऑफ करना पड़ेगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इसकी पोजीशन है लॉन्ग, मतलब ये बाय करने वाला है 3 मंथ्स बाद में, 3 मंथ्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, बाय $1 लाख, ठीक है। सो इस दिन 2 मंथ्स बाद में बैंक इसको बोलेगा कि यार तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है 3 महीने बाद, मतलब अब 2 मंथ्स को अगर कंसिडर करें, आप 2 महीने खत्म होने के बाद में खड़े हो तो 1 ही महीना बचा हुआ है अभी, ठीक है। सो 1 महीने बाद में आपका एक और कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, लॉन्ग की पोजीशन है उसमें आपकी, मैं आपको $1 लाख बेचने वाला हूं। जस्ट डू वन थिंग, उस कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ करना है ना, आपकी पोजीशन क्लियर करनी है, तो 1 महीने बाद का पोजीशन लेके यू जस्ट सेल $1 लाख टू मी, ठीक है। सो आप बेच दो $1 लाख, तो $1 लाख खरीदना है और $1 लाख बेचना है, खरीदना बेचना खत्म हो गया, जीरो। तो अब इंपोर्टर को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक चीज फोकस करनी है, रेट कौन कौन से लगेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जब 3 मंथ्स का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था तो 3 मंथ्स का जो कोई भी आस्क रेट, मतलब बैंक एंगल से आस्क रेट, और हम लोग इसको सिंपली लिख देते हैं बाय फॉर इंपोर्टर, वो रेट अप्लीकेबल हो जाएगा इस पर्टिकुलर डेट पे एट दिस T2M 2 महीने बाद में। स्पॉट में बाय किया तो स्पॉट का बाय लग जाएगा, साथ में 1 मंथ फॉरवर्ड सेल किया तो ये सेल का रेट लग जाएगा, ठीक है। सिंपल समझना है, एकदम प्रॉपर जो बिजनेस माइंड जो होता है ना उससे समझना है कि 1 महीने बाद का सेल किया हुआ है तो सेल का रेट लगेगा 1 मंथ आफ्टर वाला, और स्पॉट में बाय किया हुआ है तो स्पॉट बाय का जो कुछ भी रेट होगा, मतलब बैंकर के एंगल से सेल वाला जो रेट होगा वो लग जाएगा, खत्म। सो ये होता है अर्ली डिलीवरी। अगर पहले ही पहुंच गया तो दूसरा हो सकता है कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेम टाइम फ्रेम, दिस इज T0, दिस इज योर TX। हम लोग यहाँ पे 3 मंथ्स लेके चल रहे हैं, ये 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है। यहाँ पे आपका इंपोर्टर खड़ा हुआ है, इंपोर्टर ने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था टू बाय $1 लाख कोई भी एक रेट पे। अभी हम लोग रेट पे उतना फोकस नहीं कर रहे, आप कॉन्सेप्ट पहले समझ लो। सो $1 लाख बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब इसका मूड बदल गया है 1 मंथ आफ्टर, 1 महीने बाद में मूड ही पूरा बदल गया, ठीक है। सो मूड बदल गया तो क्या करने बोलेगा कि मुझे कैंसिल करना है मेरा कॉन्ट्रैक्ट। सो कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्टर इस पर्टिकुलर डेट पे सेल फॉरवर्ड करेगा, रिमेंबर दीज आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, सो सेल फॉरवर्ड करेगा एंड कितना $1 लाख। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगेन बाय एंड सेल हो गया तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, ठीक है। सो कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, खत्म हो गया 1 मंथ आफ्टर। अब यहां पे इंपोर्टर को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा,
ये टोटली डिपेंड करता है कि एक्चुअल में फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स क्या चल रहे हैं, डॉलर का रेट क्या चल रहा है, रेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लेकिन इस टाइप की हरकतें करने के लिए हो सकता है बैंक आपको, आप एज इन द इंपोर्टर को पेनाल्टी चार्ज करें। ठीक है, बैंक बोलेगा कि यार तुम्हारा बहुत ही नाटक है, कभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो फिर बोलते हो नहीं चाहिए नहीं चाहिए, उसके लिए कैंसिलेशन के लिए चार्जेस लगवा सकता है। सो दिस इज पॉसिबल। ठीक है, सो वो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में हमेशा। सो यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन की जो भी दिया हुआ है उसके हिसाब से। नाउ सी हियर, ये हो गया कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। देन आते हैं हम लोग एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, दिस इज योर T3M, दिस इज मान लो T5M, 5 months आफ्टर, दिस इज 3 months, दिस इज 2 months, टोटल मिला के 5 months हो गया। सेम सिचुएशन, T0 पे इंपोर्टर ने बैंक को बोला कि मुझे 3 महीने बाद में बाय करना है $1 लाख। ठीक है, खत्म। और मान लो इस पर्टिकुलर डेट पे या इस पर्टिकुलर डेट पे यहाँ पे या यहाँ पे या आके बोलता है कि यार थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अब मुझे 3 महीने बाद में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अभी 5 months बाद में। नाउ रिमेंबर, मैं ये ना सिर्फ 1 day का गैप पकड़ के चल रहा हूँ फॉर लाइक टू ईज आर कैलकुलेशन। ठीक है, सो कैलकुलेशन ईजी होना चाहिए, इसलिए सिर्फ 1 दिन का गैप है ये। सो ये किसी भी दिन आए, आपको एक चीज याद रखनी है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट जो भी किया हुआ है कैंसिल हो नहीं सकता। कैंसिल करने के लिए स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो स्क्वायर ऑफ कैसे करना पड़ेगा, बाय सेलिंग। तो इस पर्टिकुलर डेट पे सिंपली सेल कर दो $1 लाख। $1 लाख को सेल कर दिया, सो बाय सेल की पोजीशन क्लियर हो गई। और एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना लो, न्यू कॉन्ट्रैक्ट टू बाय $1 लाख, सिंपल। ठीक है, सो स्टेप्स क्या हुए यहां पे, पहले तो आपने बाय कर लिया स्टेप 1 में T0 पे, फिर उसको स्क्वायर ऑफ कराने के लिए आपने सेल कर लिया सेम अमाउंट, तो बाय सेल उसी पॉइंट इन टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, इसी पॉइंट, ये खत्म हो गया, स्क्वायर ऑफ हो गया। एंड देन T5M की अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम पे नया रिक्वायरमेंट है, सो यू हैव टू गेट दी न्यू कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल, नया कॉन्ट्रैक्ट किया, ओल्ड वाले को स्क्वायर ऑफ किया, दिस इज दी ओनली पॉसिबिलिटी। अब इतने में ना ICI का मन नहीं भरता कि यार इतना इजी कैसे कर दे, तो वो इसमें ना अलग अलग वेरिएशन लेके आ जाते हैं। वेरिएशन कैसे लेके आते हैं, एक वेरिएशन है कि वो उसको होश ही नहीं है इंपोर्टर को, इंपोर्टर 3 महीने खत्म हो चुके हैं उसके, वो 3 महीने के 10 दिन बाद पहुंच रहा है, मतलब इस डेट पे तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो डेट भी आ गई, उस डेट पे पहुंचा ही नहीं, ना उसने कैंसिलेशन बताया, ना अर्ली डिलीवरी बताया, ना एक्सटेंशन बताया, कुछ नहीं बताया, वो सीधा पहुंच गया 10 दिन बाद में, 10 days आफ्टर। तो इस डेट में क्या होगा, सो दिस द रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो हमेशा हमें क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन को पहले तो एकदम बेसिक लेवल पे समझ लेना है कि क्वेश्चन क्या रिक्वायरमेंट है, क्या बोलता है क्वेश्चन। एक बार आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ गई, कैलकुलेशन सारे बहुत ईजी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, यहां पे लॉसेस बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले तो लॉस हो सकता है कैंसिलेशन, क्योंकि याद रखना आप कैंसिल कर रहे हो तो भी कैंसिलेशन करना पड़ रहा है, अर्ली डिलीवरी लेनी है तो भी कैंसिल करना पड़ रहा है, एक्सटेंशन लेना है तो भी कैंसिल करना पड़ रहा है। ठीक है, सो कैंसिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर एवरी केस। सो पहले तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा जिसमें आपको लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। ICI का प्रेफरेंस होता है कि लॉस दिखाओ, जनरली जो देखा हुआ है, गेन भी हो सकता है, मन में याद रखना। अदरवाइज क्या होता है ना, आप कंटिन्यूसली 6 क्वेश्चन देखने वाले जिसमें कैंसिलेशन पे लॉस हुआ है, तो आपके दिमाग में इंप्रेशन बन जाएगा कि लॉस हो जाता है, और एग्जाम में जाके जैसे आपको दिखेगा हो सकता है कि गेन आ रहा हो, लॉस कर दोगे आप उसको। ठीक है, सो लॉस लिख दोगे, उससे आपकी गलत हो जाएगा आंसर। नाउ सेकंड चीज जो होगी वो होगा स्वैप करने के लिए एक इंपैक्ट आएगा, क्या होता है कैसे होता है वो मैं समझाऊंगा। स्वैप पे लॉस या गेन आएगा, स्वैप कुछ स्पेशल केसेस में एप्लीकेबल होता है, हर केस में स्वैप एप्लीकेबल नहीं होता है, स्वैप लॉस और स्वैप गेन। एंड देन देयर आर पेनाल्टीज लाइक टाइम पे नहीं पहुंचे, अर्ली डिलीवरी मांग रहे हो, सो देयर आर मल्टीपल वेरिएशंस। ठीक है, सो ये रहेगा।
एंड इससे आपको मे बी क्वेश्चन ये आ सकता है कि अल्टीमेटली इंपोर्टर को कितना पैसा पे करना पड़ रहा है, अगर एक्सपोर्टर तो कितना पैसा मिलेगा, ये क्वेश्चन हो सकता है। सेकंड, कितने टोटल चार्जेस लग रहे हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है। सो देयर आर बोथ दी पॉसिबिलिटी। सो हमेशा फोकस करना क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन अलग छोड़ देते हैं, अपना कुछ अलग कैलकुलेशन करके अलग आंसर निकालते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट को देखो, हो सकता है कई बार सिर्फ कैंसिलेशन के लिए कितना चार्जेस लगेगा उतना ही पूछा हुआ है, तो उतने पे क्लोज कर देना है। Now let's see the question. First question, congratulations to ICI. पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है अर्ली डिलीवरी के ऊपर एंड क्वेश्चन इज ऑन अर्ली डिलीवरी। सो लेट्स सी, फर्स्ट रीडिंग कर लेते हैं क्वेश्चन की, क्या क्या दिया हुआ है, साथ में यहां पे इंफॉर्मेशन भी लिख लेंगे उसकी। नाउ 1 अक्टूबर को आई होप ये आपके लिए विजिबल है, ठीक है। फर्स्ट अक्टूबर को ये एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर एंटर्स इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपोर्टर है तो क्या क्या होगा, उसने करेंसी बेचा होगा, मतलब बैंक करेंसी बाय कर रहा है, ये दिमाग में रख लो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाय कर रहा होगा विद अ बैंक टू सेल, ये थोड़ा सा हॉच पॉच हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ओके, सी हियर। सो सिंपल है, 1 अक्टूबर को एक्सपोर्टर ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया हुआ है फॉरवर्ड सेल करने के लिए, ऑब्वियसली बीएनपी बैंक के साथ में, एंड बैंक ऑब्वियसली खरीद रहा है। एंड कब होना है ये कॉन्ट्रैक्ट का एंड या एग्जीक्यूशन, ऑन 31 दिसंबर। सो 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक के, एंड पहले से अमाउंट डिसाइडेड होगा, दैट्स द पर्पस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सो 65.40 पर डॉलर में ये ट्रेड होना है, टोटल क्वांटिटी है $1,00,000 की। However, due to the request of importer, Mr. X received amount on 28th of November 2015. तो पहले ही पैसा मिल गया, एक महीना पहले। So Mr. X requested bank to take the delivery of remittance on 30th of November 2025. 2015. So 2015 में 30 नवंबर को आके ये बोलता है कि मुझे आज ही मुझे रेमिटेंस चाहिए, मतलब मैं आज ही बेचना चाहता हूँ। सो 31 दिसंबर को होना था, 31 दिसंबर को होना था, ये 30 नवंबर को ही पहुंच गया बेचने के लिए, बिफोर द ड्यू डेट। द इंटरबैंक रेट्स आर, ये स्पॉट रेट अप्लीकेबल है, सो बिड आस्क 65.22 एंड 65.27। रिमेंबर दीज आर इंटरबैंक रेट्स, मतलब ये बैंक को इंटरबैंक ने कोट किए हुए। 1 मंथ प्रीमियम भी अप्लीकेबल है यहाँ पे। सो 1 मंथ प्रीमियम किसके लिए, कि अगर ये है आपका 30th नवंबर, ठीक है। सो 30th नवंबर है, और 30th नवंबर से 31st दिसंबर, ठीक है। सो 30th नवंबर से 31st दिसंबर। सो आपको ये एक ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा, इसके लिए आपको 1 मंथ प्रीमियम वाला रेट दिया हुआ है। इफ बैंक अग्रीज टू टेक द अर्ली डिलीवरी, देन व्हाट विल बी द नेट इनफ्लो फॉर मिस्टर एक्स अज्यूमिंग द प्रिवेलिंग प्राइमरी और प्राइम लेंडिंग रेट ऑफ 18%। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल आंसर निकालना चाहिए था। आईसीआई को लगा कि मजे लेते स्टूडेंट्स के, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन कोई एक स्मार्ट स्टूडेंट को एग्जाम में आता तो वो उसका आंसर बहुत अलग होता कंपेयर टू जो यहां पे दिया हुआ है। आइडियली करना क्या चाहिए था, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है। हमने क्या डिस्कस किया है, ये है 31 अक्टूबर, ये है 30th नवंबर,
ये एक्सपोर्टर है, इसने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, सॉरी, उसने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेल करने का $1 लाख एक कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है। अब ये 30 नवंबर को आके बोलता है कि मुझे अर्ली डिलीवरी चाहिए। सो सिंपल था, सेल करना था, ये स्पॉट में सेल कर देता, स्पॉट में सेल कर दिया, जो भी रेट मिल रहा है उस रेट पे अपना पैसा ले लेता, उसको इन्वेस्ट कर लेता 1-1.5 महीना, जितने भी टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्लोज करने के लिए, क्योंकि आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, आपने यहाँ पे 3 मंथ्स फॉरवर्ड वाला जो सेल करके रखा हुआ है, सो उसको क्लोज करना है। तो इस स्पॉट पे 30 नवंबर पे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता विच इज ऑफ लॉन्ग, यानी बाय $1 लाख का। सो बाय 1 लाख ऑन 31 दिसंबर, सेल 1 लाख ऑन 31 दिसंबर, कार्यक्रम खत्म। सो अब इसको कुछ करना नहीं है, स्पॉट में जितना भी पैसा मिला उतना पैसा लेके घर चले जाता। बहुत ही इजी कैलकुलेशन था। इनको भगवान जाने क्या सूझा, और इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है ना, मतलब देर इज नो सेंस, ठीक है। सो मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ आंसर लिखना क्या क्या है, सो दैट एग्जाम में अगर आता है तो ये आंसर लिखना, सही वाला मत करना, सही वाला ठीक है, भगवान भरोसे। लेट्स सी। सो सबसे पहले बैंक विल बाय फ्रॉम द कस्टमर, थोड़े से रेट्स लिख लेता हूं यहां पे। सो ये जो ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये हुआ है 65.40 पे। देन 30 नवंबर पे रेट जो मिल रहा है वो है स्पॉट 65.22 एंड 65.27, एंड 1 मंथ फॉरवर्ड जो है वो होगा 65.22 प्लस यहाँ पे आपको फॉरवर्ड प्रीमियम ऐड करना है। सो 65 ये तो सिंपल हो जाएगा, 65.22 में 10 ऐड कर लो तो 65.32 यहाँ पे आ जाएगा, एंड 15 ऐड करना है, सो 42 आ जाएगा, 65.42, ठीक है। सो ये आपको रेट्स मिल गए सारे। एंड ये जो है ये एक्सपोर्टर है, मतलब बैंक बाय कर रहा है। जनरली एग्जाम में भी ये लिख लिया करो, इजी रहता है, बैंक बाय कर रहा है, ठीक है, याद रखना है। सो एक्सपोर्टर सेल कर रहा है, बैंक बाय कर रहा है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो क्वेश्चन शुरू होता है ये है स्वैप डिफरेंस है, एक इंफॉर्मेशन रह गई विच इज 18% का इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने कैलकुलेशन स्टार्ट किया स्वैप डिफरेंस से। तो क्या बोल रही है कि इन्होंने क्या अज्यूम किया है कि जब ये एक्सपोर्टर पहुंचता है अर्ली डिलीवरी के लिए, उस दिन वो जो उसने फॉरवर्ड रेट किया था 65.40 पे, इस रेट में किया था ना, ये जो है इस रेट में किया था, सी दिस, इसमें किया था 65.40 पे, तो उसी रेट में उससे खरीद रहे हैं, ठीक है। सो उसी रेट में बाय कर रहा है बैंक, एंड उसको क्योंकि अब $1 लाख आ गया, बैंक हमेशा अपनी पोजीशन इंटरबैंक मार्केट में क्लियर कर लेगा। $1 लाख जैसे ही बैंक के पास में आएगा वो आगे भेज देगा, अपने पास में नहीं रखेगा, क्योंकि बैंक्स एक्सपोजर नहीं चाहते करेंसी का। सो इमीडिएटली बेच दिया। ये हो गया पहला पार्ट। अब अपने आप को, क्योंकि बैंक ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्योंकि ये भाई साहब बेचने आने वाले थे, तो एक सेल करके रखा होगा इंटरबैंक मार्केट में $1 लाख का, तो उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, एक्सपोर्टर इस पॉइंट पे सेल करने वाला था, ये बैंक ने आगे में सेल कर दिया होगा, मतलब बैंक ने खरीदना था 3 महीने बाद में $1 लाख, और वो आगे में सेल कर दिया। अब ये सेल करने आने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्पॉट में आके इसने अपना डॉलर बेच दिया है, सो स्पॉट में सेल कर दिया है। सो बैंक को अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी, तो बैंक इंटरबैंक मार्केट से बाय करेगा। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो स्पॉट वाला जो रेट है, स्पॉट ये स्पॉट में खरीदा ना, तो स्पॉट में जो खरीदा तो उसके लिए बैंक को स्पॉट में 1 लाख बेचना पड़ा होगा,
और यहां पे ये बाय करना पड़ा होगा. सो ये हो गया स्वैप डिफरेंस. दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग. कंप्लीटली गलत है बट यही मान के चलना है. बैंक को आज आज मतलब 30th ऑफ नवंबर को $1 लाख ये जो एक्सपोर्टर लेके आया है इसे बेचना पड़ा. ये मार्केट में बेच दिया, इंटरबैंक मार्केट में बेच दिया. तो ये हो गया आपका सेल. और ये किस किस रेट पे हुआ होगा? सो ये रेट, ये जो रेट अप्लीकेबल यहां पे हुआ है सेल का, दिस इज 65.22. ठीक है. एंड एक महीने बाद में बाय किया होगा, तो बाय किया हुआ है इस रेट पे 65. $65.42. क्यों ऐसा? जब सेल कर रहा है तो बीड का रेट क्यों लगाया हमने 65.22? क्योंकि इंटरबैंक खरीद रहा है. जब ये बैंक बेच रहा है तो इंटरबैंक खरीद रहा है, तो बीड रेट लग जाएगा. जब बैंक फॉरवर्ड में बाय कर रहा है तो इंटरबैंक सेल कर रहा है, तो सेल रेट लग जाएगा. तो 1 मंथ वाला सेल रेट लग गया ये वाला, और ये वाला बाय रेट लग गया. सो इसको बोल रहा है आईसीआई कि ये स्वैप डिफरेंस है. ठीक है, मान लेते हैं. बैंक सेल्स एट स्पॉट रेट 28th ऑफ नवंबर, रेट ऑलरेडी दिया हुआ है 65.22. बैंक बाइज एट फॉरवर्ड रेट ऑफ 31st December 2025, और फॉरवर्ड रेट जो हमने कैलकुलेट किया था सो 65.27 प्लस 0.15, सो 15 पैसे को ऐड किया एंड फाइनली यू गॉट द आंसर. सो सिंपल देखो, बेचा 65.22 में, खरीदा 65.42 में. महंगा खरीदा, सस्ता बेचा, लॉस, स्वैप लॉस. तो ये पर डॉलर हो गया. ऐसे हमें $1 लाख का ट्रांजैक्शन करना है, तो $1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.20 मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 आ जाता है. ठीक है. देन नेक्स्ट जो कैलकुलेशन आईसीआई ने किया हुआ है वो है इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स. अब यहां पे क्या मान रहा है आईसीआई, ये देखो कि ऑन 28th ऑफ नवंबर बैंक ने सेल किया है 65.22 इंटरबैंक में. बैंक ने सेल किया है इंटरबैंक में एट 65.22, मतलब बैंक को 65.22 मिला. दिस मच इज रिसीव्ड. जब सेल करेंगे तो इतना मिलेगा. कस्टमर से जब बाय किया तो पेमेंट किया 65.40, ज्यादा पे कर दिया कस्टमर को. कम मिला है बैंक को 65.22 इंटरबैंक से, और ज्यादा पे कर दिया 65.40. बैंक को फिर से नुकसान हो गया. इसको बोल रहे हैं आउटले ऑफ फंड. आप पूछो मत क्यों, मुझे भी नहीं पता, बट आईसीआई ने बोला है आउटले ऑफ फंड है तो आउटले ऑफ फंड है. इतनी प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इतनी जगह पे गलती है, आई कांट टेल यू. ठीक है, नाउ सी हियर, ये हो गया आउटले ऑफ फंड. आउटले ऑफ फंड में इतना टोटल अमाउंट निकाला, तो ये तो पर डॉलर हो गया. तो पर डॉलर $1 लाख के लिए, एंड एक महीने के लिए इंटरेस्ट निकाल रहे हैं आउटले ऑफ फंड के ऊपर 18% के हिसाब से. तो ये आ जाता है आपका इंटरेस्ट 275.00. सो चार्जेस फॉर अर्ली डिलीवरी जो आ रहा है वो आ रहा है, पहला स्वैप लॉस, दूसरा आ रहा है 275 जो इंटरेस्ट आउटले ऑफ फंड्स वाला जो कैलकुलेशन था वो वाला. टोटल नेट इनफ्लो टू मिस्टर एक्स, नेट इनफ्लो, क्योंकि जो फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट था उसी में ही बैंक ने बाय किया हुआ एक्सपोर्टर से. सो कितना पैसा मिला होगा 65.40, ये रेट अप्लीकेबल था 65.40. 65.40 का पेमेंट किया एंड चार्जेस माइनस कर लिए. 65.40 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख जो भी आता है 65,40,000 माइनस 20,275 जो भी डिफरेंस आता है 65,19725. ठीक है. सो इस तरीके से मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है. क्या क्या गड़बड़ है यहाँ पे? पहली बात तो ये आउटले ऑफ फंड कैसे हुआ, ये पर्टिकुलर पोर्शन एकदम ही उठपटांग है, बिना सिर पैर का है. दूसरा, ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसने करके रखा हुआ है, ये वाला जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाला इस पोर्शन में, इस ड्यूरेशन में, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. इसका ट्रीटमेंट कहां पे गया? तो इसका ट्रीटमेंट में नहीं दिया हुआ है. ठीक है. सो उसको कोई क्लोजर नहीं किया, उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया, ये अपने ही मन से आगे बढ़ गए. तो ये गलतियां है. एग्जाम में आता है तो जो बुक में दिया हुआ है वो सॉल्व करना, सही मत करके आना. ठीक है. एंड दैट्स व्हाट वी डू इन सीए एग्जाम्स. चलो नेक्स्ट आता है कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, इजी है. ठीक है, एंड एकदम बढ़िया क्वेश्चन है. ये है
15th of Jan. So 15th of Jan को you as a banker booked a forward contract for 2,50,000 for your import customer. Import customer है, importer, पैसा डॉलर खरीदेगा मतलब बैंक बेचेगा. बैंक की पोजीशन क्या है? बैंक सेल कर रहा है $2,50,000. ठीक है. देन ये जो डिलीवरी होने वाली है, ये डिलीवरी होने वाली है एट 15th ऑफ मार्च. इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. ठीक है. एंड जो रेट आज ही डिसाइडेड है, सेल कितने पे होने वाला है? 65.3450. इस पे सेल होने वाला है. ऑन ड्यू डेट ये कस्टमर ड्यू डेट पे आता है, बोलता है मुझे नहीं चाहिए, कैंसल्स द कॉन्ट्रैक्ट. वो रिक्वेस्ट कर रहा है. अब कैंसिलेशन हो नहीं सकता, वी ऑल नो. सो कस्टमर क्या कर रहा है? ये इंपोर्टर है, तो ये इंपोर्टर बाय करने वाला है करेंसी को, तो हम उसको बोलेंगे नहीं चाहिए ना. एक बाय का तूने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है ना, अब एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर दे, सेल में स्पॉट में. ये है टाइम T0, ये है आपका 15th ऑफ मार्च. इंपोर्टर ने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ था बाय का $2,50,000. ठीक है. और इस दिन आके वो खड़ा हो गया और बोलता है नहीं चाहिए. सो आइडियली इस दिन तो उसको $2,50,000 बाय करना है, बीइंग एन इंपोर्टर. सो उसको बोलेंगे तू स्पॉट में सेल कर दे. स्पॉट में सेल कर दे. कितना? $2,50,000. और जो कोई भी डिफरेंस होगा हम इस तरह से वसूल कर लेंगे. खत्म होगी बात. ठीक है. नाउ सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉट रेट जो है यहाँ पे, ये कोटेशन किसके है देख लो. ये इंटरबैंक मार्केट के कोटेशन है, इंटरबैंक मार्केट के कोटेशन है, हमेशा याद रखना. इस चीज के ऊपर फोकस करना है. गलती से कभी अगर बैंक के कोटेशन दे दिए, डीलर के कोटेशन दे दिए, तो सारे कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगे. सारे कैलकुलेशन मतलब पोजीशन वाइज चेंज हो जाएंगे. सो ये हो गया स्पॉट 65.2900 एंड 2975. ठीक है, 2,975. फिर ये दिया हुआ है स्पॉट अप्रैल और स्पॉट में. इसका मतलब क्या होता है? स्पॉट मतलब आज 1 मंथ फॉरवर्ड, आज 2 मंथ फॉरवर्ड. ठीक है, ये मीनिंग हुआ. नाउ फ्लैट चार्जेस जो है कैंसिलेशन के लिए वो ₹100 अप्लीकेबल है, जो भी प्रोसेसिंग फीस लगती होगी. और एक्सचेंज मार्जिन जो है वो है 0.10%. ठीक है. कैंसिलेशन चार्जेस पेएबल बाय द कस्टमर्स आपको निकालना है. सबसे पहले तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था और ये जो किया हुआ है, इसके रेट का डिफरेंस निकलेगा. सबसे पहले रेट डिफरेंस निकाल लो. इसमें गेन लॉस दोनों हो सकता है, हमेशा याद रखना. रेट डिफरेंस निकाल लो. दूसरा ये जो आपका $100 का जो चार्जेस है वो ऐड कर दो. खत्म हो गई कहानी. इतना ही करना है. अब रेट डिफरेंस कैसे निकाले? रेट डिफरेंस क्या होगा? तो सबसे पहले फॉरवर्ड में बैंक, याद रखना इंपोर्टर है, इंपोर्टर को सेल करेगा. फॉरवर्ड में सेल कर रहा होगा और सेल का रेट हमारे पास में ऑलरेडी है. तो फॉरवर्ड सेल जो कमिट किया था 65.3450 और अब स्पॉट में बाय कर रहा है. बैंक स्पॉट में बाय कर रहा है. ठीक है, क्योंकि हमने इंपोर्टर को बोला ना कि तू सेल लगा दे, तो हमारा बाय हो गया. अब याद रखना, डीलर यानी बैंक इंपोर्टर को क्या रेट कोट करेगा? लेट्स सी. हमारे पास में ये रेट दिए हुए यहां पे. सो वी हैव 65.2900 एंड देन दूसरा जो है 65.2975. ठीक है. सो दो रेट्स अप्लीकेबल है यहां पे. 129, हाँ ठीक है, करेक्ट है. ये बिड है, ये आस्क है, बट ये इंटरबैंक का है, तो इसमें मार्जिन लोडिंग होगी. अगर मार्जिन लोडिंग होनी है तो सबसे पहले एक चीज याद रखना कि आपको कौन सा रेट अब निकालना है, इसी तरीके से कैलकुलेट करना, तभी आंसर करेक्ट आएगा. सो क्या निकालना है? स्पॉट में बाय रेट निकालना है. कौन बाय कर रहा है? बैंक बाय कर रहा है. तो मतलब ये रेट कैलकुलेट करना है आपको. ये रेट कैलकुलेट करने के लिए वी विल सिंपली रिड्यूस मार्जिन. कितना? 0.10%. तो इतनी मार्जिन रिड्यूस कर लो. सो ये कुछ 65.1 समथिंग कुछ आना चाहिए. यहाँ पे ये रिड्यूस मार्जिन वाला कैलकुलेशन ऑलरेडी दिया हुआ है. सो 0.10% रिड्यूस करने के बाद में आंसर आता है 65.2247. ठीक है. सो ये रेट एप्लीकेबल हो जाता है. 65.2247
7, ये माइनस कर लिया, यहाँ पे जो कोई भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय, ये पर डॉलर हो गया तो मल्टीप्लाई बाय $250,000, आपका आंसर निकल गया, प्लस कर लो $100, खत्म कहानी, ₹100 खत्म कहानी। ठीक है, ये देखो सबसे पहले स्पॉट बाइंग रेट निकालना है। सो ये इंटरबैंक का रेट हो गया, इसमें हमने मार्जिन लोड की, हमेशा याद रखना बाय में मार्जिन लोड करोगे तो उसको माइनस करना पड़ेगा, सेल में मार्जिन लोड करोगे तो उसको प्लस करना पड़ेगा। तो अगर मैं सेल रेट निकाल रहा होता यहां पे तो मैंने प्लस मार्जिन किया होता ऑफ 0.10%। ठीक है, चलो देन इसकी राउंडिंग कर लिए, जो भी करना है आपको एग्जाम में कर सकते हो, नहीं करना है नहीं कर सकते हो, सब टू यू। नाउ ये हो गया आपका रेट। नाउ डॉलर सोल्ड टू कस्टमर एट, सेल किया हुआ है, वर्चुअल सेल है, एक्चुअल में नहीं हुआ, एक्चुअल में फंड ट्रांसफर नहीं हुआ है, वर्चुअल सेल है। क्यों? इंपोर्टर बाय कर रहा था। किस रेट पे? ओरिजिनल रेट पे, ये वाला रेट 65.3450, इस रेट पे बाय हुआ है। अब सॉरी, इस रेट पे सेल किया हुआ है, डॉलर सोल्ड टू कस्टमर, एंड कस्टमर से बाय किया हुआ है, इंपोर्टर से, बॉट फ्रॉम द कस्टमर। ये जो हमने रेट निकाला हुआ है 65.2250, डिफरेंस निकाल लो दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ये आ गया आपका डिफरेंस, मल्टीप्लाई कर लो 2,50,000 से, 2,50,000 से मल्टीप्लाई किया, 100 ऐड कर दिया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चार्जेस पेएबल बाय इंपोर्टर। नेक्स्ट, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये अगला क्वेश्चन भी। नाउ कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सच कोई भी, आप ऑलरेडी अगर पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन तो ऐसे समझ में आ जाएगा। यू एज अ बैंकर एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट 3 months फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है विथ योर कस्टमर टू परचेस AUD, यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि AUD परचेस करना है। कितना AUD परचेस करना है? डॉलर AU डॉलर 1 लाख एट द रेट ऑफ 47.2500। हमेशा बैंकर के एंगल से सोचना। However, after 2 months, your customer comes to you and request cancellation of contract। अब ये भाई साहब आ गए, वही कहानी है, 2 महीने बाद में कैंसिलेशन के लिए बोल रहा है। अब यहाँ पे फर्क क्या है कि टोटल ड्यूरेशन जो था वो 3 months का था, मतलब ये 3 months पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होना था। बैंक बाय कर रहा है, मतलब कस्टमर सेल कर रहा होगा AUD को, एंड ये इस पॉइंट पे आता है T2 months पे और बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए। सो ये सेल कर रहा तो इसको बाय करने बोलेंगे, तो ये इस पॉइंट पे बाय कर लेगा, मतलब हम सेल करेंगे, एज अ बैंक वी विल सेल। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, यहां पे 1 month का जो कोई भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि स्पॉट में तो मिलेगा नहीं। ये 2 months में आके बोल रहा है ना कि मुझे 3 months वाला जो मेरा सेटल होने वाला है वो नहीं चाहिए, तो 1 month वाला कॉन्ट्रैक्ट करने लगाएंगे हम लोग, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 1 month, बट व्हाट? बाय, मतलब बैंक क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। बैंक विल बी सेलिंग इन 1 month फॉरवर्ड, 1 month फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल करेगा, खत्म हो गई कहानी। यहां पे आपको स्पॉट दिया हुआ है, यहां पे आपको फॉरवर्ड दिया हुआ है। ये अगेन इंटरबैंक मार्केट के रेट से कैसे पता चला? 4 डेसिमल में दिया हुआ है, हमेशा इस चीज के ऊपर भी ध्यान रखना। अगर 4 डेसिमल में दिया तो इंटरबैंक मार्केट के रेट है, 2 डेसिमल में दिया हुआ तो जनरली डीलर के रेट है, जनरली डीलर के रेट है। लेकिन अगर ICAI ने बोल दिया कि इंटरबैंक है तो इंटरबैंक मान के चलना। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे सिंपल है। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या था? बाय AUD एट व्हाट? 47.2500, एंड अब सेल 1 month फॉरवर्ड करना पड़ेगा AUD एट, ये क्वेश्चन है, निकालना है हमें कि कितना रेट लगेगा, एक्चुअल में कितना रेट लगेगा, बस। अब इसको सेल करना है, ठीक है, तो मतलब ये बाय करेगा, ठीक है, इसको सेल का रेट कोट करना है। पहले तो 1 month फॉरवर्ड वाला ले लो, 1 month फॉरवर्ड ये कितना आता है? 47.4500 एंड देन 5200। यहाँ पे बाकी और कोई भी इंफॉर्मेशन दिख नहीं रही है, सो आपको इसी को सेल रेट मान के चलना है। ठीक है, सो बैंक के लिए सेल रेट ये है। सो बैंक इज सेलिंग एट 47.5200। सो बैंक ने सेल किया 47.52 में और बाय किया 47.25 में।
सिंपल, बाय एंड सेल. सो ये जो डिफरेंस आएगा 0.2700, दिस इज टोटल कैंसिलेशन चार्जेस. ठीक है, सिंपल है. सो ये बाय कर रहा है 47.25 में, मतलब जब खरीदेगा तो 47.25 पे करना बनता है एंड ये रिसीव करना बनता है ना. सो पे 47.25, रिसीव 47.52, खत्म हो गया. सो दिस इज 0.2700 और इसको मल्टीप्लाई कर लो 1 लाख AUD से. ये आता है 27,000, हो गया खत्म. ठीक है, देन आते हैं हम लोग एक्सटेंशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पे. यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव कैलकुलेशन होते हैं. सो एक्सटेंशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना है? सपोज यू आर द बैंकर. सो अगेन इंफॉर्मेशन नोट करेंगे. एक्सटेंशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंड करना है कॉन्ट्रैक्ट को. सपोज यू आर अ बैंकर एंड वन ऑफ योर एक्सपोर्टर, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, ये आपके दिमाग में इनग्रेव करने के लिए बोल रहा हूँ. एक्सपोर्टर करेंसी बेच रहा होगा, मतलब बैंक खरीद रहा है, बैंक इज बायर. USD 1 लाख. ठीक है, बाय डॉलर 1 लाख. क्या रेट दिया हुआ है? कॉन्ट्रैक्टेड 2 मंथ्स का. ठीक है, रेट है 65.5200 एंड साइमल्टेनियसली यू कवर्ड योर सेल्फ इन द इंटरबैंक मार्केट. एंड ये इसका जनरली कोई काम नहीं होता है. 62.5900 दिया हुआ है, नॉट यूजफुल इंफॉर्मेशन. However, on the due date, after 2 months, your customer comes to you and requests you for the cancellation of the contract and also request for the extension of the contract. And ये 1 month बाद में जाएगा. ठीक है, on this date कोटेशन दिए हुए, स्पॉट का कोटेशन है एंड आपका 1 month फॉरवर्ड वाला कोटेशन है. सो आपको एक्सटेंशन चार्जेस बताने, पेबल बाय द कस्टमर अज्यूमिंग द एक्सचेंज मार्जिन ऑफ 0.10% ऑन बाइंग एज वेल एज ऑन द सेलिंग. खत्म. क्या करना है इस पे? क्या करना है? 2 स्टेप्स होगी जैसे हमने डिस्कस किया था. पहला क्या होगा? ये उस दिन आया हुआ है और बोल रहा है एक्सटेंड करके दो मुझे. तो पहले तो हम लोग सिंपली कैंसिल कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट को. कैंसिल करना है कॉन्ट्रैक्ट को, तो कैंसिल कैसे होगा? पहले तो बैंक बाय कर रहा है, बैंक बाय कर रहा है एट 65,520. इसको कैंसिल करने के लिए बैंक सेल करेगा एट व्हाट? अब बस यही रेट कैलकुलेट करना होता है हमें. सो हमारे पास में स्पॉट में यहां पे एक थोड़ा सा गलत हो गया ना, ये बीड आस्क थोड़ा उल्टा हो गया. जस्ट फोकस किया. सो ये एक्चुअल में आस्क है, ये आस्क है और ये बिड है. सो अगर मैं इसको करेक्टली लिखूं तो स्पॉट इज 62.6800 और 72,000. ठीक है, सो ये एक्चुअल रेट है. अब यहाँ पे मार्जिन लोड करनी है. तो पहली बात तो बैंक क्या कर रहा है? बैंक स्पॉट में सेल कर रहा है फॉर द कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक्सपोर्टर बेचने वाला था. अब एक्सपोर्टर को बाय करने बोलेंगे स्पॉट में, एक्सपोर्टर को बाय करने बोलेंगे स्पॉट में, तो हमें सेल करना पड़ेगा. एज अ बैंक हमें सेल करना पड़ेगा, तो हमें सेल रेट निकालना है. सेल रेट में आस्क रेट एप्लीकेबल हो जाएगा. अगर आस्क है तो 0.10% ऐड कर देना है. 0.10% ऐड कर देना है. ऐड करने के बाद में कितना आता है मैं एक बार ये चेक कर लेता हूं, है ना. सो ये सी दिस 62.7200, इसमें मार्जिन सी दिस मार्जिन को ऐड किया हुआ है एंड ये आता है आपका आंसर. सो 62.78272 62.78272 62.2.78272. खत्म. ये डिफरेंस निकाल लो और ये डिफरेंस यहां से पता चल जा रहा है. डिफरेंस आता है 0.2675. तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय $1 लाख. ये मल्टीप्लाई कर लिया. मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी आंसर आएगा, इतने हो गए टोटल कैंसिलेशन चार्जेस. अब वो नया कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ फॉरवर्ड वाला बुक कर रहा है, 1 मंथ फॉरवर्ड वाला बुक कर रहा है.
एक्सपोर्टर है, करेंसी बेच रहा होगा, एक्सपोर्ट ये ना, हाँ, एक्सपोर्टर है, करेंसी बेच रहा होगा, मतलब एज अ बैंक हम खरीद रहे होंगे, तो बिड रेट लग जाएगा, बिड रेट लगेगा तो मार्जिन माइनस होके एड ऑन होगा। ठीक, सिंपल। 62 पॉइंट, पहली बात तो 1 मंथ फॉरवर्ड में चल रहा है, ये टुडे आके बोलता है मुझे एक्सटेंड कराना है 1 महीने बाद का, तो ये वाला रेट लग जाएगा 1 मंथ फॉरवर्ड वाला 62.6400, और इसमें से मार्जिन को रिड्यूस कर देंगे, माइनस मार्जिन विच इज़ 0.10%, जो भी आंसर आता है वो आपका रेट अप्लीकेबल हो जाएगा। सी दिस 62.6400 मार्जिन को मैंने माइनस कर दिया, एंड दिस इज योर आंसर फाइनल। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट एक्सटेंशन वाला जो है वो एग्जैक्टली सेम कैलकुलेशन है, एग्जैक्टली सेम है। क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूं, देन वी विल फोकस ऑन द लास्ट क्वेश्चन। Suppose you as a banker entered into a forward purchase contract for $50,000 on 5th of March. So you as a banker आपने forward purchase किया था, आप purchase कर रहे हो, obviously ये exporter ही होगा for 3 months at the rate, ये rate आपको दे दिया। On the same day you also covered yourself, as I said ये information की as such कोई requirement नहीं होती है, कितने में cover किया मुझे क्या करना है, ठीक है, like cover किया खत्म। However on the 5th of May अप्रैल मई, मतलब ये 1 महीना पहले आ गया, कम्स टू यू लाइक एक्सपोर्टर एंड रिक्वेस्ट फॉर द एक्सटेंशन ऑन टू 5th of July, मतलब 1 मंथ एक्सटेंशन चाहता है ये। ऑन दिस डेट 5th of May कोटेशन जो है वो अवेलेबल है आपके पास में, ये स्पॉट का अवेलेबल है, ये 5th of June का, ये 5th of July का है। ठीक है, ये सारे कोटेशन अवेलेबल है। अज्यूमिंग 10% मार्जिन, एक्सटेंशन इज अप्लीकेबल फॉर लाइक ऑल टाइप्स ऑफ लाइक बिड आस्क, सब चीज़ों के लिए अप्लीकेबल है, एंड एग्जैक्टली सेम चल रहा है। ये पहले आप कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट करोगे और रेट बुकिंग ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट करोगे। कैंसिलेशन के लिए अगेन एक्सपोर्टर बेच रहा था, मतलब हम बाय कर रहे थे, अब सेल करेंगे। ठीक है, कैंसिल कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को, तो कैंसिल कराते वक्त यू हैव टू 1 मंथ फॉरवर्ड लेके आपको सेल करना पड़ेगा। 1 मंथ फॉरवर्ड आप लेके सेल करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे सिंपली सेल का रेट अप्लीकेबल होगा ये वाला, ये कैंसिलेशन चल रहा है अभी। ठीक है, उसमें मार्जिन ऐड होगी, अगर आस्क है तो ऐड होता है। ये हो गया आपका नेट अमाउंट, इसको राउंड ऑफ किया, ये हो गया बाइंग रेट, अग्रीड अपॉन रेट जो था वो माइनस सेल रेट। सो हमेशा याद रखना, बाय किया है तो इतना पे कर रहे हैं, ठीक है, पेइंग दिस मच, पे दिस मच, रिसीव दिस मच। सो पे किया 59.600, रिसीव किया 59.300, इतने का डिफरेंस है, एंड एक्सचेंज डिफरेंस पेएबल बाय द कस्टमर। सो कस्टमर इतना पे करेगा। इसको आप उल्टे साइड में भी देख सकते हो कि कस्टमर, ये सेलिंग रेट है ना, पहला तो ये बाइंग रेट है। सो जब कस्टमर बेच रहा है तो उसको तो 59.60 मिलता है। जब वो खरीद रहा है, सॉरी, दिस इज बाइंग ऑन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो इस रेट पे बाय किया एंड इस रेट पे सेल किया, तो बाय किया तो पैसा ज्यादा मिलेगा, है ना, और सेल किया तो पैसा कम मिलेगा, मतलब कम जाएगा। सो सिंपल है, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इतना आपका नेट गेन है, मतलब एज अ बैंक नेट गेन है। कस्टमर के एंगल से सोचो एक बार, बाय किया 59.60 में, एंड देन हाँ गलती पकड़ में आ गई। सो सी हियर, दिस इज 50,000 पेएबल टू कस्टमर। ठीक है, पेएबल टू कस्टमर मतलब अब ये कस्टमर को पे कर रहा है। क्यों ऐसा? आई वाज थिंकिंग अबाउट लाइक जस्ट अपोजिट वाला साइड। नाउ सी हियर, बाय किया मतलब इतना पे किया 59.60, एंड सेल किया, जब सेल किया तो 59.30 मिला, जब बाय किया तो 59.60 पे किया, जब सेल किया तो 59.30 मिला। सो बैंक को लॉस हो रहा है यहाँ पे, एंड दिस इज पेएबल टू कस्टमर। ठीक है, आई थॉट दिस इज चार्जेबल, मतलब ये कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो बैंक को कितना सेम लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ यहाँ पे आते हैं हम लोग रेट बुकिंग फॉर द नेक्स्ट, लाइक अगला वाला जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आता है उसके लिए। सो सिंपल है,
ये अब बाय रेट अप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि एक्सपोर्टर 1 मंथ बाद में रिक्वेस्ट कर रहा है, 1 मंथ और 2 मंथ बाद में, एंड एक्सपोर्टर सेल कर रहा होगा, बैंक बाय कर रहा होगा, बाय कर रहा होगा तो बाइंग रेट अप्लीकेबल हो जाएगा, बाइंग रेट में बाइंग रेट, बिड रेट माइनस मार्जिन, ये करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे एंड दिस इज योर आंसर, राउंडेड ऑफ, खत्म, ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं हम लोग एक्सटेंशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पे। एक्सटेंशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट 6th क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इलैबोरेट टाइप का क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, स्टिल लाइक इसमें ना थोड़ा सा हॉच पॉच दिया हुआ है, ठीक है। हॉच पॉच दिया हुआ है मतलब थोड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं है ये। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, देखो एक बार आप समझोगे ना क्या हो रहा है क्वेश्चन में, सो यू विल अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन थोड़ा सा हेवी क्यों जाता है। ये कहानी कैसे शुरू होती है कि फर्स्ट ये आपका T0 पे हमारे पास में ये है इंपोर्टर करेंसी खरीदता है, बैंक बेच रहा होगा, इंपोर्टर ने करेंसी खरीदनी थी, कितनी खरीदनी थी, $2 लाख, ठीक है। और ये स्पेसिफिक डेट जो है वो है 10th of April, नहीं 10th of June, 10th जून, ठीक है। ये 10th of June को एक कॉन्ट्रैक्ट करता है विच इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय $2 लाख, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखो ये थोड़ा पहले आ जाता या उस डेट पे आ जाता तो एक्सटेंशन वगैरह कर लेते तो हमारे लिए केस पूरा सिंपल था। ये भाई साहब को होश ही नहीं आया और इनको होश आता है ऑन 20th of Jan, क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। सो 20th of Jan को, जून को, नॉट जैन, जून को इनको होश आता है कि अरे मुझे तो एक लॉन्ग करना था, मतलब एक $2 लाख खरीदने थे, तो ये 20th of Jan को आता है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी, जो कॉन्ट्रैक्ट की डेट थी वो ऑलरेडी जा चुकी है, वो एक दिन लेट आता है, एंड एक दिन लेट आने की 10 दिन लेट आता है, कुछ दिन लेट आता है, कुछ दिन लेट आने की वजह से जो भी इश्यूज होते हैं वो इश्यूज के बारे में ये डिस्कशन है। सो लेट्स सी हियर। So importer booked a forward contract with his bank on 10th of April for USD 2 lakh. Importer है, करेंसी खरीद रहा होगा, एज अ बैंक आप उसको बेच रहे होंगे, सो एज अ बैंक यू आर द सेलर, बैंक सेल कर रहा है $2 लाख, ठीक है, और एट रेट कितना है 64.40, इस रेट पे बैंक ने अपनी पोजीशन कवर कर ली। जैसे हमें पता है बैंक कितने में कवर करता है उससे कोई लेना देना नहीं है। एक्सचेंज रेट फॉर द डॉलर इन इंटरबैंक मार्केट ऑन 10th of Jan एंड 20th of June, मैं जून गलत बोल रहा हूं, ठीक है। सो 10th of June एंड 20th of June वो, सो ये 10th of June के दिए हुए, 20th of June के दिए हुए, स्पॉट जून, स्पॉट जून, मतलब ये क्या चल रहा है यहाँ पे 10th of June, ठीक है। हमेशा याद रखना इंटरबैंक मार्केट में करेंसी डेटेड नहीं होती है, फिक्स डेट पे नहीं होती है, सो देयर इज अ पीरियड विंडो, सो ये जून तक के का दिया हुआ है, ठीक है। सो 1 मंथ आप पकड़ के चल सकते हो, दिस इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, एंड देन इसके बाद में 10th of June का ये कोटेशन है और 20th of June का ये कोटेशन है। तो ये दो कोटेशन क्यों दिए हुए हैं, 10th of June को ये भाई साहब आने वाले थे इंपोर्टर, ये आए ही नहीं तो बैंक को कुछ एक्टिविटी करनी पड़ी होगी, क्योंकि देखो क्या हुआ होगा, सोचो 10th of June को इंपोर्टर $2 लाख खरीदने वाला था, मतलब एज अ बैंक हम लोग बेचने वाले थे, हमने इंटरबैंक मार्केट से वो खरीद के रखा होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके कि हमें 10th of June को $2 लाख लगने वाला है क्योंकि हमें एक इंपोर्टर को देना है, तो $2 लाख बाय का बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा हुआ होगा। अब वो तो आया नहीं, बाय हो गया है, बैंक के पास में डॉलर आने वाला है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक उसको तुरंत में सेल कर देगा, तो बैंक अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेगा, ठीक है। सो ये पहली एक्टिविटी होगी बैंक की ऑन 10th of June। फिर उसके बाद में 20th of June आता है। 20th of June को बैंक फिर से, मतलब क्योंकि ये बंदा फिर से आ गया इंपोर्टर और अब अपनी रिक्वेस्ट कर रहा है, सो अब ये कैलकुलेशन कि हम एग्जैक्टली एज अ बैंक क्या करेंगे वो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो प्रॉपरली समझ में आएगा, ठीक है। नाउ सी हियर आगे क्या हो रहा है। एक्सचेंज मार्जिन जो है वो 0.10% अप्लीकेबल है, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स 12% अप्लीकेबल है, यहां पे एक्चुअल में इंटरेस्ट ऑफ आउटले ऑफ फंड्स होगा। द इंपोर्टर रिक्वेस्ट ऑन 20th of June
of for extension of a contract with a due date 10th of August. Rates are rounded to 4 decimals in multiple of 0.0025. So आपको 0.0025 में राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है. सो सबसे पहले ऑन 10th of Jan बैंक स्वॉप्स बाय सेलिंग स्पॉट एंड बाइंग 1 month फॉरवर्ड. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. बैंक स्वॉप्स बाय सेलिंग स्पॉट, इतना तो समझ में आ गया. सेल स्पॉट क्यों किया हुआ है? क्योंकि एक लॉन्ग ऑलरेडी करके रखा हुआ था इंपोर्टर को देने के लिए. इंपोर्टर आया नहीं, मेरा एक लॉन्ग पोजीशन है, मेरा एक बाय पोजीशन है $2 लाख का, तो मैंने उसको सेल कर दिया. मैंने पोजीशन एज अ बैंक स्क्वायर ऑफ कर लिया अपनी पोजीशन को. यहां तक के क्लियर है. लेकिन एज अ बैंक अपने रिलेशन मेंटेन करना चाहता है हमेशा, राइट. सो एज अ बैंक हम लोग चाहेंगे ना कि यार हमारे रिलेशन एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर, हमारे जो कस्टमर्स होते हैं उनके साथ में मेंटेन रहे. ऐसा गुस्सा तो नहीं करेंगे कि तू आई नहीं मिलने, है ना, कि तू 10 तारीख को बोली थी आएगी, तू आई नहीं. सो ऐसा तो चलेगा नहीं. सो ये क्या करेंगे कि अपने कस्टमर को एक सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा देंगे अपने लेवल पे कि भैया इंटरबैंक मार्केट, मैंने आज जो $1 लाख $2 लाख खरीदने का बोला हुआ था उसको तो कैंसिल कर लो. मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया. स्क्वायर ऑफ कैसे किया? बाय सेलिंग इट, बाय सेलिंग स्पॉट. सेल स्पॉट हो गया, स्क्वायर ऑफ हो गया. नाउ आई वांट टू गेट इनटू एज अ बैंक, नाउ आई वांट टू गेट इनटू 1 month फॉरवर्ड $2 लाख और मैं लॉन्ग करूंगा. तो ये जो $2 लाख मुझे आज खरीदने थे वो मैं $2 लाख 1 महीने बाद में खरीदूंगा. 1 month है ना. सो 1 month आफ्टर मैं खरीदने वाला हूं, ठीक है. सो इस डेट पे बैंक ने 2 काम किए. पहला काम बैंक ने क्या किया? बैंक ने सेल करके अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया और 1 month फॉरवर्ड, ये लॉन्ग है, ठीक है, यानी बाय है, बाय किया हुआ है, ठीक है. सिंपल. अब यहां पे सबसे पहले तो आपको निकालना है कैंसलेशन रेट, फिर उसके बाद में अमाउंट पेएबल ऑन 2 लाख, देन उसके बाद में स्वॉप लॉस निकालना है, देन उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स निकालना है, इफ एनी, न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है. स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. सबसे पहले कैंसलेशन रेट. कैंसलेशन रेट क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इंपोर्टर के साथ में, इंपोर्टर बाय करने वाला था, अब उसने सेल करके कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया. इंपोर्टर आया नहीं, हमने खुद से कर लिया उसका, ठीक है, उसको जबरदस्ती. सो इंपोर्टर को सेल करना था ना, उससे जबरदस्ती बाय कर लिया, ठीक है, एक बाय का कॉन्ट्रैक्ट वर्चुअली कर लिया सो दैट उसकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाए. सो उसकी पोजीशन इस पर्टिकुलर डेट पे तो स्क्वायर ऑफ करनी ही पड़ेगी, तो वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली. सो ये जो रेट अप्लीकेबल है ये है कैंसलेशन का रेट. हमेशा याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट, एग्जिस्टिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए जो भी रेट अप्लीकेबल हुआ होगा वो कैंसलेशन रेट है. सो इसके लिए क्या लगेगा? सिंपल. इंपोर्टर सेल कर रहा है, मतलब बैंक क्या कर रहा होगा? बाय कर रहा होगा, तो बैंक अपना बाइंग रेट लगाएगा. तो बैंक बाइंग रेट लगाएगा तो कैसे करेगा? बैंक स्पॉट में बाइंग हो रहा है, ठीक है. सो ये हो गया 10th of June की डेट है. ये यहां पर ना डेट्स वगैरह बहुत क्रूशियल है. 10th of June की डेट है. 10th of June 63.8000 जितने भी जीरो आते हैं, 63.6800 लेस एक्सचेंज, क्योंकि बाय रेट कोट करना है. सो ये हो गया बाइंग रेट, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, ये हो जाता है कैंसिलेशन का रेट. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अमाउंट पेएबल ऑन 2 लाख. कस्टमर के नखरे की वजह से हमारा नुकसान हुआ है. उसने हमें बोला था कि वो हमसे खरीदने वाला है. वी वर सपोज टू सेल हिम एट 64.4000. वो आया नहीं तो हमने बाय कर लिया एट कैंसलेशन रेट, जो भी यहाँ पे अप्लीकेबल था, ठीक है. सो ये कैंसलेशन रेट. एक यहाँ पे एक चीज़ समझना, ये थोड़ा सा ICI का नाटक है. यहाँ पे क्या किया है, ये पकड़ा, इसको राउंड ऑफ कर दिया रेट कोट करते वक्त. सो आपको 25 में कोट करना है ना, तो 63 क्या बन जाएगा? 75 बन जाएगा. 73 होता तो क्या होता? वो 75 बनता, सिंपल, ठीक है. अगेन अगर 45 होता तो 50 बन जाता, इस तरीके से. सो ये 63 जो था ये 75 बन गया है. बट फर्दर कैलकुलेशन के लिए जो रेट अप्लाई कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, यही रेट को कैरी फॉरवर्ड कर दिया यहाँ पे, ठीक है. सो ये रेट ही यहाँ पे अप्लीकेबल हो रहा है. सिंपल है. बैंक सेल्स एट ओरिजिनल रेट, जिस रेट पे हमारा कमिटमेंट हुआ था 64.400. सो उस रेट पे बैंक सेल कर रहा है, इंपोर्टर को सेल करना पड़ेगा. सो ये हो गया सेल के लिए इतना टोटल अमाउंट.
फिर बैंक कैंसिल करने के लिए बाय कर रहा है, तो ये हो गया बाय। सेल, जब सेल करेगा तो इतना पैसा आएगा, दिस मच इज रिसीवेबल, दिस मच इज पेएबल, रिसीवेबल एंड पेएबल। सो रिसीव किया, पे किया, बट कोई आया ही नहीं ना, तो इतना अल्टीमेटली पेएबल बाय कस्टमर हो जाता है, यानी रिसीवेबल बाय बैंक हो जाएगा। रिसीवेबल बाय बैंक, मैं रिसीवेबल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस डेट पे कुछ पेएबल मतलब पे नहीं हो सकता या रिसीव नहीं हो सकता ना, सिर्फ कस्टमर के नाम पे आप रिसीवेबल बना के रख सकते हो, ठीक है, उसको डेटर खड़ा कर दो, खत्म। देन उसके बाद में आते हैं स्वॉप लॉस। स्वॉप लॉस यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली स्वॉप लॉस क्या होता है। स्वॉप लॉस यहाँ पे क्या हुआ कि बैंक को अर्जेंटली अपना एक पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ा, सो बैंक ने इमीडिएटली सेल करके 63.800 पे सेल करके, ये स्पॉट में हुआ था, ठीक है, और ये फॉरवर्ड है। सो स्पॉट में सेल करके अपनी पोजीशन को क्लोज की, सो बाय एंड सेल उसका डिफरेंस, जो अगेन कस्टमर के लिए पेएबल होगा। इतने में बेचा, इतने में खरीदा, महंगे में खरीदा, सस्ते में बेचा, सो लॉस हुआ, तो पेएबल बाय द कस्टमर। सो यहाँ पे देखो ये 10 जून का रेट हो गया, सो ये हो गया आपका, ये वाला तो क्लियर है क्योंकि ये स्पॉट में दिया हुआ है। सी दिस इज द स्पॉट रेट आपका। सो जब बैंक ने सेल किया होगा तो इंटर बैंक का बाय रेट अप्लीकेबल हो जाएगा। बैंक ने 1 मंथ फॉरवर्ड में बाय किया, इंटर बैंक का सेल रेट अप्लीकेबल हो जाएगा 1 मंथ आफ्टर वाला। ये है इंटर बैंक का सेल रेट, सो 63.9500, 63.9500। क्लियर है, ये डिफरेंस आ गया। स्वॉप लॉस 2 लाख इन, एंड 2 लाख मतलब टोटल जो आएगा वो इतना आएगा 30,000, ठीक। चलो देन उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। सो ये आउटले ऑफ फंड्स क्यों हो रहा है पहले वो समझना पड़ेगा। ऑन 10th April बैंक रिसीव्स डिलीवरी अंडर कवर कॉन्ट्रैक्ट एट 64.2800 एंड सेल्स स्पॉट एट 63.8000, ठीक है। सो बैंक ने इसमें बाय किया हुआ है और बैंक ने इसमें सेल किया हुआ है। यहां पे बैंक ने 64.28 महंगे में बाय किया हुआ है और स्पॉट में ही बैंक को अर्जेंटली सेल करना पड़ा। सो बाय का कॉन्ट्रैक्ट भी तो एग्जीक्यूट हुआ ही होगा इंटर बैंक के साथ में, बैंक एंड इंटर बैंक वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एग्जीक्यूट हुआ ही होगा। सो जब बाय किया तो 64.28 पे बाय करना पड़ा और 63.80 पे सेल करना पड़ा, तो बैंक को यहां पे लॉस हो गया, वो अपनी जेब से पे करना पड़ा होगा, ये अपनी जेब से बैंक ने पे कर दिया। ये पर डॉलर है, $2 लाख का ये 96,000 बनता है। अब ये कस्टमर 10 दिन बाद ही आ गया और 10 दिन बाद में बोलता है हाँ मैं सब सेटल करने के लिए तैयार हूं, सो 10 दिन का इंटरेस्ट लग जाएगा यहां पे। एंड दिस इज द पॉइंट, यहां पे ये जो इंफॉर्मेशन मैं तब से बोल रहा हूं ना, ये कोई काम की नहीं है, ये एक्चुअल में अब काम की है। यहां पे ये जो है मार्केट वाली इंफॉर्मेशन, बैंक ने अपने आप को किस पोजीशन में या किस रेट पे कवर किया था, ये इस केस में एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है, गॉट इट। चलो सी, ये हो गया आउटले ऑफ फंड्स एंड उसके ऊपर इंटरेस्ट, सो 320 का। फिर न्यू कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्या करना है, सो इंपोर्टर है, इंपोर्टर बाय करने वाला आपको सेल करना है, सेल करना है, तो सेल रेट आपका 1 मंथ आफ्टर वाला, वो बोल रहा है ना एक स्पेसिफिक डेट, क्या बोल रहा है, अगस्त की बात कर रहा था ना वो, फॉर अगस्त। सो अगस्त में सेल करना है तो आस्क रेट अप्लीकेबल हो जाएगा। अगस्त 20th जून का लेना पड़ेगा, याद रखना, अगस्त का आस्क, सो 64.2500, 64.2500 अगस्त का आस्क रेट मैंने लिया, ये सेल रेट है, सेल रेट में मार्जिन हमेशा ऐड होगा, 0.10% ऐड कर दिया तो ये रेट आ गया, इसको राउंड ऑफ कर दिया, दिस रेट इज अप्लीकेबल फॉर हुम, इंपोर्टर, बैंक ने इंपोर्टर को इतना कोट किया होगा, दिस इज कोटेड टू इंपोर्टर फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिंग इन अगस्त, ठीक है। देन उसके बाद में टोटल चार्जेस निकाल लो, तो पहला आता है आपका कैंसलेशन वाला जो पार्ट है, सो कैंसलेशन चार्जेस, ये हो गया कैंसलेशन वाला। देन उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स, सो ये हो गया आपका इंटरेस्ट, एंड देन इसके बाद में एक स्वॉप लॉस आया होगा, सो ये हो गया स्वॉप लॉस 30,000 का। सो सिंपल, कैंसलेशन, स्वॉप लॉस, इंटरेस्ट, टोटल मिलाओ और कस्टमर से चार्ज करो,
किस लिए? क्योंकि भूल गया था वो 10th ऑफ नवंबर, 10th ऑफ वट एवर इज द डेट, 10th ऑफ जून आई गेस, सो उस डेट पे वो नहीं आया। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट कैंसलेशन और फेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चंस। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बताओ एंड आई विल सॉल्व योर डाउट्स। ओके, अगेन अगर आपको अगेन कोई डाउट्स है यू कैन पिंग मी ऑन दिस नंबर, स्ट्रिक्टली व्हाट्सएप। ठीक है, याद रखना स्ट्रिक्टली व्हाट्सएप है ये। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।